एक दौर वो था मुझसे भी ज़्यादा, उनको फ़िक्र थी मेरी। कहते थे मुझसे रुखसत न होंगे मिलके दोबारा कभी। अब तो गैरों से मेरा हाल पूछा जाता है, यही दर्द दिल मेरे दिल को रुलाता है। वफा ने बेवफाई 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 की है, वफा ने बेवफाई 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 की है, वफा ने बेवफाई। हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो अभी जो भी आपने आवाज़ सुनी, पहले जो भी सॉन्ग सुना वो आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इस स्टोरी के साथ ना ये सॉन्ग कुछ ज़्यादा ही मैच हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये सॉन्ग ना ऐड कर देना चाहिए। भले ही मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को और आप सभी के परिवार वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड विथ योर फैमिली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। कल की वीडियो में बहुत सारे लोगों के जो है ना कमेंट्स, क्वेश्चनिंग कमेंट आए हैं, तो उनका आंसर देने का भी टाइम नहीं है, तो आप लोग को आंसर आपके स्टोरी में ही मिलते जाएगा। तो स्टोरी में ऐसे ही बने रहें। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को रूफ टॉप पे वैसे ही छोड़ के जाने लगता है, तो तभी विंग उसको क्वेश्चन करता है कि क्या उसे अपने इस डिसीजन पे कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो वांग जी कुछ दूर जाके उससे कभी नहीं बोल देता है और वापस से चलना स्टार्ट करता है। विंग के हाथ में अब जो एक चेक था वो उसे वांग जी की तरफ दिखाते हुए बोलता है बिना टर्न हुए, एक ना एक दिन मैं इसे ज़रूर तुम्हें वापस करूँगा लान वांग जी, बस याद रखना कि तब तक देर ना हो। अगर देर हो चुकी होगी तो शायद तुम्हें सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नज़र ही नहीं आएगा। ये कहते हुए वो फिर से उस चेक को अपने पॉकेट में रख लेता है और अब लान वांग जी भी चलना स्टार्ट करता है, लेकिन विंग के ये सेंटेंस ने उसकी लेफ्ट साइड के चेस्ट पे बहुत ज़्यादा पेन करना स्टार्ट कर दिया था। उसे पेन हो रहा था, लेकिन उसके ईगो के चलते वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और वो डायरेक्टली वहाँ से चलना स्टार्ट करता है और बोलते हुए जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ, अब तुम्हें जो करना है जैसे करना है ये तुम खुद देखो, मेरा अब कोई हेडक नहीं है। ये कहते हुए वांग जी फिर से चलना स्टार्ट करता है। थोड़ी ही देर के बाद एग्जिट डोर के जोर से बंद होने की आवाज़ आती है और विंग समझ चुका था कि वांग जी रूफ टॉप से बाहर जा चुका है, नीचे जा चुका है। विंग जो वहाँ पे अभी भी चुपचाप खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ वांग जी एक दो सीढ़ियाँ नीचे जाने के बाद ही ग्रिल को पकड़ के वहीं पे खड़ा हो जाता है और अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट साइड के चेस्ट पे एक पंच करता है और बोलता है अपनी डीप और एंग्री वॉइस में, स्टॉप हर्टिंग मी अगेन। उसको भी कहीं ना कहीं तकलीफ थी, उसे भी कहीं ना कहीं दर्द हो रहा था, लेकिन उसका ईगो और एंगर उसे ये एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं विंग से प्यार तो करता है, लेकिन अभी शायद उसे रियलाइज़ नहीं था। हाँ, हो सकता है जब तक उसको रियलाइज़ हो तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी हो। ऐसे ही वांग जी चलना स्टार्ट करता है। वो अपने केबिन में जाता है डायरेक्टली और वहाँ जाके अपने सामान को पैक करने लगता है। दूसरी तरफ विंग अभी भी रूफ टॉप पे ही था। वो एकदम बुद्ध बन के यहाँ पे खड़ा हुआ था। उसे अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या हो गया। अभी कुछ घंटों पहले ही उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एकदम ऐसी थी जैसे कि उसने अपने सपनों में सोची थी, लेकिन अभी उसकी लाइफ एकदम ऐसी है जैसी कभी उसने सोची भी ना हो और ना ही वो ऐसी लाइफ कभी सोचता चाहता था। वो अभी भी शॉक्ड था, क्या जो कुछ भी हुआ वो सच था या कोई सपना देख रहा है। अब उसकी नज़र उस रुमाल पे जाती है जो कि वांग जी ने खुद अपने हाथों से ज़मीन में गिराया था और ये कहा था कि ब्लैक और डार्कनेस
दोनों से ही उसने आज से रिश्ता ख़त्म कर लिया। मतलब डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली उसने विंग से ये बोला था कि उसने विंग से अपना रिश्ता ख़त्म किया है। विंग हल्के से झुकता है और उस रुमाल को उठाता है, और उस रुमाल को उठाने के बाद वहीं पास ही के बेंच में जाके बैठ जाता है और अपने पॉकेट से उस चेक को भी निकालता है, और अब अपने ही मन में सोचने लगता है कि उसने पिछले 2 घंटे में क्या किया। वो एक नर्वसली स्माइल फिर से हंसने लगता है और सोचता है कि उसने रिक्वेस्ट की उस इंसान से जिसके लिए वो सिर्फ एक काला साया था, एक ब्लैकनेस था, एक डार्कनेस था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने उसके सामने रिक्वेस्ट की कि वो उसे और उसके बच्चे को एक्सेप्ट करे, जबकि ये सब कुछ तो उसने खुद ही प्लान किया था। वो क्यों मुझे और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। विंग ने आज ऐसी चीज़ की थी जिसके लिए उसको खुद ने ही कभी लाइफ टाइम परमिशन नहीं दी थी। उसने खुद को कभी परमिशन नहीं दी थी कि वो किसी के सामने झुके, वो किसी के सामने गिड़गिड़ाए या किसी से रिक्वेस्ट करे किसी भी चीज़ के लिए। अगर उसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो एडजस्ट करेगा, लेकिन किसी के सामने झुकेगा नहीं। लेकिन आज वो झुका, खुद के लिए नहीं, खुद के बच्चे के लिए। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसे कमी खलेगी इस बात की कि उसके पास सिर्फ एक सिंगल फादर है। वो नहीं चाहता था कि वो उसकी बेबी को, जिसका फादर है उसके बाद भी, वो उसे एक सिंगल फादर की तरह क्यों पाले, क्यों उसे ज़िंदगी भर सिर्फ एक सिंगल फादर होने का एहसास दिलाए। लेकिन उसके हाथ में अब कुछ नहीं रह चुका था। उसने 1000 कोशिशें की, उसने मिन्नतें की, उसने हाथ जोड़े, उसने बिना गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन वांग जी ने एक बार भी उसके शब्दों पे ध्यान नहीं दिया और उसे वहाँ पे वैसा ही छोड़ के चले गया। वांग जी अपने एक हैंड को अपने बेली पे रखता है और दूसरे हाथ में वो चेक था, और वो बोलता है, मैं खुश हूँ कि तुम अभी इतने ग्रो नहीं हुए हो कि तुम कुछ सुन सको, कुछ महसूस कर सको। मैं खुश हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना, और आज के बाद तुम्हें कुछ भी सुनने या समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कैपेबल हूँ कि तुम्हें अकेले पाल सकता हूँ। तुम्हें और तुम्हारे भाई को मैं बहुत अच्छी लाइफ दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ तुम्हारे लिए। तुम सुन रहे हो ना। विंग फिर से हंसता है और बोलता है तुम कैसे सुनोगे, तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम सुनोगे ना तब हम बातें करना स्टार्ट करेंगे। ऐसा कहते हुए विंग फिर से उस रुमाल और उस चेक को देखने लगता है। वो फिर से एक अलग ही दुनिया में जा चुका था। तभी वो देखता है कि नीचे पार्किंग एरिया से एक कार गई, और वो किसी और की नहीं, लान वांग जी की थी। और विंग फिर से एक नर्वसली स्माइल हंसता है और बोलता है, तो फाइनली तुम जा चुके हो। उम्मीद करता हूँ अब तुम खुश होगे, अब तुम पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगे कि तुमने जो कुछ भी किया, तुम अपना बदला ले चुके हो। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे बदला लेने का जो कारण था, क्या वो वैलिड रीज़न था, क्या वो होना चाहिए था, क्या तुम्हें कभी एहसास भी होगा कि तुमने कितना गलत किया है। ऐसा कहते हुए विंग उस डिसअपीयर होते कार को ही देखे जा रहा था। भले ही वो कार पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, पूरी तरीके से उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी आंखें एकटक उसी डायरेक्शन में थी। लगभग 10 मिनट और ऐसे ही रहने के बाद अचानक से रूफटॉप का जो डोर था ना, वो बहुत फोर्स के साथ खुलता है और एक इंसान वहाँ पे आता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथ ले रहा था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा दौड़ के आया है। ऐसा लग रहा था जैसे उस इंसान को अभी के अभी यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। और वो कोई और नहीं, न्यू हेसंग था। अब न्यू हेसंग यहाँ कैसे आया, उसे कैसे पता है कि विंग यहाँ पे था। विंग जब वांग जी का वेट कर रहा था रूफ टॉप पे, तो वो अपने फ़ोन में देख रहा था उस दिन की पिक्चर्स को, तब जब वांग जी और विंग फर्स्ट डेट पे गए हुए थे। वो उन पिक्चर्स को देख रहा था जो कि उन्होंने माउंटेन टॉप पे ली थी, और वो उसे देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी लाइफ में जो मोड़ आने वाला है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा होने वाला है। इसलिए वो उन पिक्चर्स से बात कर रहा था, उन्हें देखे जा रहा था। लेकिन जैसे ही वांग जी
एंटर करता है रूफ टॉप पे, तो वो उस फ़ोन को बिना लॉक किए ही पॉकेट में रख देता है। और जैसे कि न्यू हेसंग ने पहले ही अपने नंबर को इमरजेंसी नंबर में सेट किया हुआ था, तो जैसे ही विंग अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में रखता है तो बाय मिस्टेकली उसका कॉल लग जाता है न्यू हेसंग को। स्टार्टिंग के 5-6 मिनट तो न्यू हेसंग सुन रहा था, लेकिन जब वो सुनता है कि विंग प्रेग्नेंट है तो उसे लगता है कि उसकी दुनिया एकदम से रुक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ और क्यों विंग ने उसे कॉल किया है। इसके बाद उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि विंग ने उसे कॉल नहीं किया है, उसने खुद उस अपने नंबर को इमरजेंसी नंबर पे सेट किया था, तो शायद ये बाय मिस्टेकली उसे कॉल लग गया है। और इसकी वजह से अब वो वांग जी और विंग की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि उस कॉल को कट कर दे, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी फीलिंग थी जो उसे उस कॉल को कट करने से रोक रही थी। वो उस कॉल को कट ही नहीं कर पा रहा था। न्यू हेसंग इस समय अपनी सिटी पे नहीं था, वो आउट ऑफ सिटी था, मीटिंग के लिए गया हुआ था और आज ही वो वापस आने वाला था। इस वक्त तो अपनी सिटी से कम 2.5 घंटे की दूरी पे था, यानी कि उसको अपनी सिटी पे वापस लौटने के लिए 2.5 घंटे चाहिए थे। लेकिन अब जैसे जैसे विंग और वांग जी की बातें बढ़ रही थी ना, वैसे वैसे न्यू हेसंग की भी बेचैनी बढ़ रही थी। वो नहीं चाहता था कि विंग को ये सब कुछ फेस करना पड़े, वो नहीं चाहता था कि विंग इस सब को फिर से देखे, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है। वो नहीं चाहता था कि अब विंग कुछ भी फेस करे, कोई भी प्रॉब्लम्स उसके आसपास भी आए। न्यू हेसंग कॉल को कट नहीं करता है, वैसे ही वो अब ड्राइव करना स्टार्ट करता है और जितनी फोर्स के साथ, जितनी स्पीड के साथ वो ड्राइव कर सकता था ना, उसने उतनी स्पीड के साथ ड्राइव किया। और जो रास्ता उसने 2.5 घंटे में कंप्लीट करना था, उसने लगभग 1.5 घंटे में वो रास्ता कंप्लीट किया। उसको इस वक्त धीरे चलने की भी होश नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था अगर वो 1 मिनट और भी देर से पहुँचे ना, तो शायद विंग बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में उसे मिलेगा। वो नहीं चाहता था कि जिस कंडीशन में उसने पहले उसे संभाला था वो दोबारा से उसे उसी कंडीशन में देखे। न्यू हेसंग का दिल बैठे जा रहा था। इस वक्त रास्ते में आने वाली वो सीढ़ियाँ भी ना उसे पहाड़ की तरह लग रही थी और ऐसा लग रहा था न जाने वो कितना टाइम ले रही हैं। वे सांग अब बहुत ज़्यादा जल्दी में, बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता उतनी जल्दी वो वहाँ पे पहुँच चुका था। रूफ टॉप पे पहुँचते ही उसकी आंखें विंग को ढूंढने लगती हैं और वो देखता है कि एक कॉर्नर पे बेंच में बैठा हुआ विंग, जो कि अभी भी नीचे की साइड को देख रहा था, यानी कि अभी भी उसकी आंखें एक अलग ही डायरेक्शन में थी। वे सांग जैसे ही विंग को देखता है, यानी कि बैठा हुआ वो विंग को देखता है ना, उसे एक रिलीफ फील होता है और वो सोचता है वो ठीक है। अगर उसकी कंडीशन थोड़ी बहुत गलत भी हुई, अगर वो थोड़ा बहुत दुखी भी हुआ, तो उसको वो कंट्रोल कर सकता है, वो उसे वापस से वैसा ही बना सकता है। लेकिन अगर बाई चांस कुछ और हो चुका होता तो शायद उसके हाथों में से बात निकल चुकी होती। और वो इस वक्त भगवान को इतना ज़्यादा थैंक यू बोल रहा था ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और वो अब गहरी सांस लेता है ताकि उसकी जो सांसें चढ़ी हुई थी ना, वो अब नॉर्मल हो जाए। कम से कम 2 मिनट एक ही जगह पे खड़े होने के बाद न्यू हेसंग पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका था और अब वो धीरे धीरे विंग की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगता है। विंग अभी भी अपने थॉटफुल वर्ल्ड में ही था, वो इस दुनिया में अभी था ही नहीं, वो अलग ही दुनिया में था। और सडनली उसको अपने शोल्डर पे एक हैंड फील होता है, तो वो अपने सेंस में वापस आता है। और जब उसको उस टच का फील होता है ना, वो समझ चुका था कि वो कौन है। वे सांग जाके उसके बगल में बैठता है और अब वो विंग से पूछता है, क्या तुम उससे बदला लेना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि वो पे बैक करे जो भी उसने तुम्हारे साथ किया है? विंग बोलता है, नहीं। आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक हम एक दूसरे से सिर्फ बदला ही लेते रहेंगे? हमें इसको यहीं पे छोड़ना चाहिए। वे सांग फिर से पूछता है, तो क्या तुम्हें घर जाना है? क्या तुम्हें रेस्ट करना है? विंग बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा काम क्यों रुकेगा, और वो भी उसकी वजह से। वे सांग फिर से बोलता है, क्या तुम्हें रोना है? विंग बोलता है, नहीं, क्यों रोना है मुझे? क्या मैं इतना दुखी हूँ? क्या मुझे दुनिया में अब कोई और होप नहीं है? क्या मेरी लाइफ में अब कोई कुछ भी चीज़ नहीं बची है जिसकी वजह से मुझे रोना चाहिए? वे सांग फिर से बोलता है, तो क्या तुम्हें किसी को गले लगाना है? विंग इस बात पे उसको कोई आंसर नहीं करता।
और अपने सर को वेसांग के शोल्डर पर रखते हुए बोलता है, शायद हाँ, मुझे इस वक्त किसी के साथ रहना है और ऐसे ही रहना है। वेसांग बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, तुम्हें जब चाहे, जैसे चाहिए, जैसे भी मेरी ज़रूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। विंग वेसांग से बोलता है, आई एम सॉरी वेसांग, मुझे पता है मैं हर वक्त तुम्हें इस्तेमाल करता हूँ जब भी मुझे ज़रूरत होती है, और आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें वो रिटर्न नहीं कर सकता जो कि तुम डिज़र्व करते हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के बदले कभी प्यार नहीं दे पाया और शायद कभी दे भी नहीं पाऊँगा। वेसांग बोलता है कि मैंने अपने प्यार के बदले तुम्हें कभी भी कुछ करने को नहीं कहा और ना ही कोई उम्मीद रखी है। बस एक उम्मीद मैं आज ज़रूर रखना चाहता हूँ। प्लीज़ आज की बात अपना ध्यान रखना, तुम्हें ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की। विंग स्लाइडली अपने हेड को हिलाता है, यानी कि नोट करता है और बोलता है, हाँ, मुझे अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। कम से कम हाफ आवर और ऐसे ही रहने के बाद विंग का हेड अभी भी वेसांग के शोल्डर पे था और वेसांग का हैंड विंग के बैक को रब कर रहा था, जैसे कि वो उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा हो। अब वेसांग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो विंग? विंग बोलता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब हमें चलना चाहिए। वेसांग बोलता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो और भी टाइम यहाँ पर हम लोग स्पेंड कर सकते हैं। विंग बोलता है, हम लोग पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, इस मैटर के लिए इतना टाइम वेस्ट करना काफ़ी होगा, हमें अब चलना चाहिए, हमारी लाइफ वेट कर रही है। वेसांग बोलता है, हाँ, हमारी लाइफ वेट कर रही है, लेट्स गो। विंग एक स्वीट स्माइल वेसांग को देता है और बोलता है, यस, लेट्स गो। वेसांग अपने हाथ को विंग के आगे बढ़ाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स माय बिग बनिंग, लेट्स गो। ऐसा कहते हुए विंग वेसांग के हाथ को पकड़ता है और वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं। टाइम दिन का था और अभी लंच ब्रेक भी होने ही वाला था, इसलिए वेसांग बोलता है, हम दोनों को ही अभी लंच कर लेना चाहिए, वैसे भी लंच ब्रेक होने ही वाला है। विंग बोलता है, हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही अपने केबिन में न जाके डायरेक्टली कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं और वो वहाँ जाके लंच करते हैं। लंच करने के बाद वो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से विंग का मूड भी काफ़ी फ्रेश हो चुका था और अब वो अपने अपने केबिन्स में चले जाते हैं। नीव हेसांग अभी भी विंग के लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, उसे टेंशन हो रही थी कि क्या वो अपना ध्यान अच्छे से रख भी पाएगा या नहीं, और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो फिर से किसी और मुसीबत में ना पड़ जाए और कहीं उसे फिर से अपने विंग को किसी और मुसीबत में ना देखना पड़े, किसी और बैड कंडीशन में ना देखना पड़े। ये सब सोचते हुए नीव हेसांग भी अपना काम स्टार्ट कर देता है। लगभग 5 बज चुके थे और अब विंग के घर जाने का टाइम था। विंग 5 बजे के बाद अपना सारा सामान समेटता है, अपने बैग में रखता है और अपने रूम को यानी कि केबिन को लॉक करने के बाद वो चले आता है घर के लिए। उसे आज घर जाके खाना बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट से अपने और युवान के लिए खाना पैक करता है। पास ही में एक मोबाइल की शॉप थी, वो वहाँ पे जाके एक न्यू मोबाइल भी खरीद लेता है। इसी के साथ अब वो फिर से अपनी कार को ड्राइव करके लगभग 15 मिनट में घर पहुँच चुका था। युवान उसका पहले से ही वेट कर रहा था। युवान जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है, वो डायरेक्टली भाग के डोर की तरफ आता है और अपने डैड को एक टाइट हग करने के बाद बोलता है, गुड इवनिंग डैड, आज का आपका दिन कैसा था? आई होप कि आपका दिन एज यूजुअल बहुत अच्छा ही होगा। युवान के मुंह से ये सेंटेंस सुनने के बाद विंग को अपने दिन की याद आने लगती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक भरा था। आज का दिन विंग के लिए बहुत ज़्यादा भारी था। वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ आज के दिन में बर्दाश्त शायद ना कर पाए, और अगर एक छोटी सी भी बैड न्यूज़ अगर उसे अभी मिल जाए ना, तो शायद विंग पूरी तरीके से टूट सकता है, या यूँ कहो कि विंग पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ जाएगा, जो कि अभी उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। विंग लेकिन फिर भी अपने स्माइल के पीछे अपने सैडनेस को छिपाते हुए युवान को आंसर करता है, ऑफ कोर्स माय लिटिल बनी, मेरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, और वैसे भी नहीं भी था तो तुम्हें देखने के बाद मेरा हमेशा की तरह दिन और मूड बिल्कुल ठीक हो गया।
इसी के साथ विंग युआन को उस पैकेट को पकड़ाता है जिसमें कि वो खाना पैक करके लाया था और बोलता है इसे ना तुम किचन में रखाओ और मैं आज खाना नहीं बनाने वाला। तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैं बाहर से खाना लाया हूँ और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से खाना लाया हूँ। युआन ये सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था उस रेस्टोरेंट के खाने को। युआन बोलता है सच में डैड, ये उसी रेस्टोरेंट का है। विंग बोलता है ऑफ कोर्स, अगर मुझे बाहर से खाना लाना ही पड़ेगा तो मैं उसी रेस्टोरेंट से लाऊंगा ना जहाँ से मेरे लिटिल पनी को पसंद होगा। युआन बोलता है थैंक यू सो मच डैड, आप जल्दी से जाके फ्रेश हो जाइए और मैं इसको तब तक किचन में रख देता हूँ। विंग अपने सर को हिलाते हुए हाँ में आंसर करता है और युआन के फॉरहेड पे एक स्वीट सी किस देते हुए बोलता है तुम बस मेरा आधा घंटा वेट करो, बस आधा घंटा, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है ना। युआन बोलता है ऑफ कोर्स डैड, मैं हाफ आवर तो वेट कर ही सकता हूँ। ऐसा कहते हुए युआन उस पैकेट को लेके किचन की तरफ बढ़ जाता है। विंग युआन को देखे जा रहा था और सोच रहा था तुम काफ़ी हो मेरे लिए युआन, तुम काफ़ी हो मेरी सारी तकलीफ़, मेरे सारे दर्द भुलाने के लिए, और बहुत जल्दी तुम्हें कंपनी देने के लिए भी कोई आने वाला है और फिर मेरी लाइफ और भी ज़्यादा हैप्पी होगी, मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। लेकिन मुझे अब और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत होगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी तरह शांत होगा या होगी। मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा नॉटी होने वाली है या होने वाला है क्योंकि वो मेरे अंदर से आएगा, उसमें मेरे तो गुण आएंगे ही ना। विंग ऐसा कहते हुए युआन को ही देखे जा रहा था। अब थोड़ी देर के बाद विंग भी अपने रूम की तरफ बढ़ता है। वो रूम में जाता है, अपने पॉकेट से उस चेक को निकालता है, उस रुमाल को निकालता है और अपने पुराने फ़ोन को निकालता है और उसे एक ड्रॉर में रख देता है और बोलता है एक ना एक दिन तुम समझोगे लांजान कि तुमने आज क्या खोया है। बस उम्मीद है कि तब तक कुछ देर ना हो गई हो और कुछ ऐसा ना हो गया हो कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी दोबारा एक्सेप्ट ही ना करूं। ऐसा कहते हुए विंग उस ड्रॉर को बंद करता है, उसे लॉक करता है और उसके लॉक की जो की थी ना उसे एक सेफ जगह पे रख देता है। अब वो अपने बेड पे आके बैठता है और याद करने लगता है अपने पूरे दिन को, आज जो कुछ भी हुआ था। विंग रोना चाहता था, वो चाहता था कि वो इस वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए, वो बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें निकाल के रोए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसने खुद में ही ठानी थी कि वो इस सिली सी रीज़न के लिए तो नहीं रोएगा। जिस वजह से आज ये सब कुछ हुआ है उसके लिए तो वो नहीं रोएगा, बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने दो बच्चों का ध्यान रखना है तो वो इस तरीके से कमज़ोर कैसे पड़ सकता है। ये सोचते सोचते विंग अपनी बाहों को फैलाता है और अपने बैक की तरफ टर्न होते जाता है, यानी कि झुकते जाता है। और अब वो फाइनली बेड पे था, उसकी बाहें फैले हुई थी और वो एकटक अपने छत को देखे जा रहा था और वो अपने माइंड में बोलता है उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी फैमिली अब खुश रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि अब मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी ना हो जिसकी वजह से मैं टूट जाऊँ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो बच्चों की जिम्मेदारी है जिसे मुझे बखूबी निभाना होगा। और कभी भी किसी और को ये कहने का मौका तो नहीं दूंगा मैं कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फादर बन के दिखाऊंगा, खुद को भी, दुनिया को भी और तुम्हें भी लांजान। याद रखना कि तुमने आज बहुत बड़ी गलती की है, तुमने अपनी लाइफ की सबसे कीमती चीज़ खोई है जिसके लिए तुम्हें पछताना तो होगा। बस फिर से मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ और यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें तब तक ये रियलाइज़ हो जाए जब तक तुम्हारे पास टाइम है। अगर टाइम निकल गया ना तो शायद तुम्हारे रियलाइजेशन का भी कोई मतलब ना रह जाए। ये सोचते सोचते विंग की आंखें बंद होने लगी थी और वो सो चुका था। दूसरी तरफ युआन वेट कर रहा था अपने फादर का, लेकिन ऑलमोस्ट 14 मिनट्स हो चुके थे लेकिन विंग अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। युआन को नहीं पता था कि आज उसके डैड इतना लेट क्यों कर रहे हैं। युआन उठता है और बढ़ने लगता है विंग के कमरे की तरफ, तभी उसके घर के दरवाजे के खुलने की आवाज़ उसे आती है और वो समझ चुका था कि न्यू हेसंग आया है, क्योंकि उसके घर का लॉक या फिर उसे पता था या फिर विंग को पता था या फिर न्यू हेसंग को पता था। युआन अपनी जगह से मुड़ता है
और वे सांग को देखते हुए बोलता है, गुड इवनिंग नी अंकल, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप तो सडनली कभी नहीं आते। क्या कोई रीज़न है आपके यहाँ आने का? कुछ काम है आपको? वे सांग बोलता है, क्यों? मैं अपने लिटिल बनी से मिलने बिना रीज़न के नहीं आ सकता। युवान बोलता है, ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, लेकिन आप हमेशा इतने बिजी होते हैं कि आपको अपने लिटिल बनी की याद ही नहीं आती। न्यू हेसंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है युवान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, आज रात भर हम दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। युवान बोलता है, क्या आज आप नाइट स्टे यहीं पे करने वाले हैं? वेसांग पूछता है, क्यों, तुम्हें नहीं पसंद? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे नाइट स्टे करूँ? युवान बोलता है, बिल्कुल नहीं, आपको पता है ना, आप जब भी आते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके यहाँ पे आने से मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? ऐसा कहते हुए युवान न्यू हेसांग की तरफ बढ़ता है और उसे टाइटली हक करते हुए बोलता है, फाइनली हम लोग आज पूरी नाइट एक साथ स्पेंड करने वाले हैं। युवान फिर से बोलता है, लेकिन मुझे अभी भूख लगी है, पता नहीं डैड क्यों नहीं नीचे आ रहे हैं। मैं जल्दी से जाके उन्हें बुला लाता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। न्यू हेसांग युवान का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, मैं तुम्हारे डैड को बुला के लाता हूँ, तुम यहाँ पे वेट करो, ठीक है ना? युवान बोलता है, ओके ठीक है, मैं यहीं पे वेट करूँगा। वेसांग विंग के रूप की तरफ देखते हुए वो सोचने लगता है, मुझे पता था कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखोगे, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ विंग। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो खुद के दर्द और तकलीफ़ को छिपाने की, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कितनी तकलीफ़ में हो। अपने थॉट्स को कंप्लीट करते ही न्यू हेसांग विंग के रूम की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और जब वो अपने विंग के रूम में पहुँचता है ना, तो वो देखता है कि विंग एकदम अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोया हुआ था, यानी कि उसके पैर अभी भी ज़मीन पे लगे हुए थे और उसकी बाहें फैली हुई थी। वो एकदम अजीबोगरीब सी पोजीशन में सोया हुआ था। वेसांग को इस पोजीशन में विंग को सोता देख उसे लग रहा था कि उसे अच्छे से सुला देना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहता था कि विंग की नींद डिस्टर्ब हो, क्योंकि इस वक्त नींद ही एक ऐसी चीज़ है जो विंग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराएगी और रिफ्रेश भी। ऐसा कहते हुए न्यू हेसांग विंग की तरफ बढ़ता है और उसे अपने गोद में लेके आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में सुला देता है और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है, गुड नाइट माय लव। तो चलिए गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।